नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल हेडलाइंस और मैं हूं वात्सल्य राय। यह है कैपिटल हेडलाइंस का लाइव शो। लाइव शो में हम आपसे सीधी बात करते हैं, किसी एक मुद्दे पर बात करते हैं, किसी एक व्यक्ति की बात करते हैं। और आज लाइव शो में हम बात करने जा रहे हैं बाबा सिद्दीकी की, जिनका जिक्र कल रात से आप लगातार सुन रहे होंगे। आप टेलीविजन चैनल खोलें, यूट्यूब खोलें, वेबसाइट खोलें, हर तरफ बाबा सिद्दीकी की बात हो रही है। बाबा सिद्दीकी महाराष्ट्र के नेता थे, खासतौर पर मुंबई के नेता थे। मुंबई में उनका असर था और आज से नहीं, लंबे समय से असर था। 1970 के दशक से, 1977 से बल्कि वो कांग्रेस के साथ जुड़े थे। और बाबा सिद्दीकी एक ऐसे नेता थे जिनका बॉलीवुड से, और बॉलीवुड के जो टॉप हीरोज हैं, चाहे वो संजय दत्त हो, सलमान खान हो, शाहरुख खान हो, उनसे उनकी दोस्ती थी। और भारतीय राजनीति में लंबे समय से नजर रखने वाले जानते हैं कि जिन भी नेताओं की दोस्ती बॉलीवुड के सितारों से होती है, भले वो क्षेत्र के नेता हों, किसी एक शहर के नेता हों, उनका दायरा बहुत बड़ा हो जाता है और पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में पैन इंडिया उनकी पहचान बन जाती है। हमने अमर सिंह को देखा था इसी तरीके से। वैसे उनका प्रभाव क्षेत्र अमर सिंह का कोलकाता में पहले कुछ दिन रहा था, उसके बाद उत्तर प्रदेश में था, लेकिन बंबई में, बॉलीवुड में उनकी पैठ थी। उस वजह से पूरा हिंदुस्तान उनको पहचानता था। इसी तरह बाबा सिद्दीकी को भी सभी जानते थे। बाबा सिद्दीकी एक पुराने जमाने के नेता थे। 1977 में वो कांग्रेस के साथ जुड़े, लंबा समय रहा उनका कांग्रेस के साथ, और इस साल की शुरुआत में, फरवरी में, वो एनसीपी में शामिल हो गए थे। अगर उनकी हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो मैं आपको बता दूं कि सुनील दत्त साहब के असर में वो थे। बॉलीवुड से इसी तरीके से उनका नाता जुड़ा। उसके बाद संजय दत्त से उनकी दोस्ती हुई, उसके बाद सलमान खान से दोस्ती हुई और एक चर्चित नाम बन गए थे। एनसीपी में वो आ गए थे, लेकिन उनके ताल्लुकात, उनके संबंध, उनके रिश्ते तमाम पार्टियों में थे, अक्रॉस इंडिया थे। कल देर रात उनको गोली मार दी गई, 9 साढ़े 9 बजे करीब। पुलिस ने 2 शूटर्स को पकड़ भी लिया है। क्या असर होगा उनकी हत्या का, मर्डर का, जिस तरह से उबाल दिख रहा है महाराष्ट्र के अंदर, खासतौर पर मुंबई के अंदर विपक्ष बहुत हमलावर है सरकार पर, राजनीति पर कितना असर होगा, क्या असर होगा, किसको फायदा होगा, किसको नुकसान होगा, ये सब बात हम आज इस शो में करेंगे। लेकिन उसके पहले हम आपको बता दें कि कल से अब तक क्या हुआ है, क्योंकि कल ये रात की घटना थी, डेवलप होते होते थोड़ा टाइम लगा। बहुत से लोगों को सुबह इसकी जानकारी हुई। हालांकि रात से ही टीवी चैनल्स, क्योंकि बाबा सिद्दीकी एक ऐसा नाम थे, सलमान खान की वजह से इस केस में लोगों का ज्यादा इंटरेस्ट हो गया, जो बाबा सिद्दीकी को और महाराष्ट्र की, मुंबई की राजनीति को नहीं जानते हैं। तो अभी एक रीकैप आपको बता देते हैं कि कल से अब तक इस घटनाक्रम क्या रहा है, क्या हुआ है। बाबा जियाउद्दीन सिद्दीकी यानी बाबा सिद्दीकी अब नहीं रहे। गोलियों से छलनी किए जाने के बाद उन्हें मुंबई के लीलावती अस्पताल ले जाया गया था, जहां उनकी मौत हो गई। महाराष्ट्र की राजधानी, जिसे भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है, उस मुंबई के सबसे चर्चित चेहरों में वो एक थे। पुलिस के एडिशनल सीपी परमजीत सिंह दहिया ने बाबा सिद्दीकी पर हुए हमले के बारे में जानकारी दी। 9:30 बजे निर्मल नगर परिसर में ये घटना हुई है। श्री बाबा सिद्दीकी को इस घटना के बाद लीलावती हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है। पुलिस ने 2 संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार किया है, ताबे में लिया है और इस घटना की आगे की जांच क्राइम ब्रांच मुंबई कर रही है। बाबा सिद्दीकी अभी अजीत पवार की एनसीपी के साथ जुड़े हुए थे। उन्होंने इस साल फरवरी में कांग्रेस छोड़कर एनसीपी ज्वाइन की थी। अजीत पवार की पार्टी महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है। बाबा सिद्दीकी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो अपने बेटे और कांग्रेस विधायक जीशान के दफ्तर के पास थे। शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस घटना पर सवाल उठाए हैं। दर्दनाक घटना सामने आई है मुंबई को लेकर। यहाँ बाबा सिद्दीकी जी, जो पूर्व मंत्री रह चुके हैं, 3 टर्म एमएलए रह चुके हैं, जिनके पास वाइस सिक्योरिटी कैटेगरी की सुरक्षा थी, उनको दिन दहाड़े मुंबई में बैंड्रा जैसे एरिया में उनको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के माध्यम से उनकी हत्या कर दी गई है। सवाल यही उठ रहे हैं कि आज मुंबई में कानून व्यवस्था कहाँ है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा और समाजवादी पार्टी नेता अबू आजमी ने बाबा सिद्दीकी की मौत पर दुख जाहिर किया है। नहीं होता ये सुनकर कि बाबा सिद्दीकी नहीं रहे। हमारे दोस्त, 3 दशक पुरानी हमारी दोस्ती,
कांग्रेस में कई साल इकट्ठे हमने काम किया। बीच बंबई के एक इतने वरिष्ठ राजनेता की यूं इस तरह गोली मारकर हत्या कर दी जाए, ये सुनकर विश्वास नहीं होता। बाबा सिद्दीकी का कोई किसी से दुश्मनी नहीं थी और ये बहुत ही लवली, बहुत ही फ्रेंडली आदमी थे। मैं 35 सालों से मेरा ताल्लुकात बाबा सिद्दीकी से। बाबा सिद्दीकी पर हमले की जानकारी होने पर मुंबई में सदमे की स्थिति बन गई। कई नेता और अभिनेता अस्पताल पहुंच गए। बाबा सिद्दीकी सुपरस्टार सलमान खान के दोस्त थे। संजय दत्त के भी वो अच्छे दोस्त थे। ये कहा जाता है कि जिस वक्त सलमान खान और शाहरुख खान के बीच तकरार हो गई थी, तब बाबा सिद्दीकी ही उन दोनों को साथ लाए। बाबा सिद्दीकी का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। बाद में वो मुंबई आ गए। साल 1977 में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। वो 3 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री रह चुके थे। एनसीपी की सदस्यता लेने के बाद बाबा सिद्दीकी ने कहा था कि कांग्रेस में मुझे करी पत्ते की तरह इस्तेमाल किया गया, जिसका काम सिर्फ स्वाद बढ़ाना होता है। उनके बेटे जीशान सिद्दीकी अभी कांग्रेस के विधायक हैं। 1977 से लेकर 2024 तक एक बड़ा लंबा रिश्ता कांग्रेस के साथ रहा। 3 बार वो एमएलए रहे, 1 बार राज्य मंत्री रहे 2004 से लेकर 2008 तक। इस बीच में उनकी ज्यादा चर्चा मुंबई में अपने काम के लिए होती होगी। महाराष्ट्र में लोग उनको काम के लिए पहचानते होंगे, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र से बाहर उनकी जो पहचान थी, उनकी इफ्तार पार्टियों से होती थी, जिसमें हाई प्रोफाइल लोग आया करते थे, उद्योगपति होते थे और खासतौर पर बॉलीवुड के सितारे, क्योंकि सिनेमा से, हिंदी सिनेमा से उत्तर भारत के लोगों को बड़ी मोहब्बत है और सारे फिल्म स्टार्स को लोग पहचानते हैं। और जहां भी ये फिल्म स्टार्स जाते हैं, कैमरा मीडिया इनका पीछा करती है। और ऐसे में बाबा सिद्दीकी की पार्टी में अक्सर तमाम बड़े नेता अभिनेता मौजूद रहते थे और खासतौर पर अभिनेताओं की मौजूदगी की वजह से बाबा सिद्दीकी भी ऐसा नाम थे जिनको लोग जानते थे और इसीलिए शायद उनकी चर्चा भी ज्यादा हो रही है। तमाम लोग जानना चाहते हैं कि ऐसा हुआ क्या, किस वजह से हुआ, कैसे ये घटना हुई। कई एंगल इसमें आ रहे हैं। जब उनको गोली मारी गई उसके बाद हॉस्पिटल ले जाया गया, लीलावती हॉस्पिटल, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के पहले ही उनकी मृत्यु हो चुकी थी। अब तो उनको सुपुर्दे खाक कर दिया गया है और बहुत तमाम लोग रात के वक्त ही वहां पहुंच गए थे। कई बड़े फिल्म स्टार्स भी थे, जिनमें संजय दत्त, सलमान खान और तमाम लोग थे। कई लोग शुरू से ये थ्योरी मीडिया में आ रही थी, मीडिया रिपोर्ट्स में चैनल्स इसको कवर कर रहे थे और बता रहे थे कि शायद एक एंगल सलमान खान से उनकी दोस्ती का हो सकता है, क्योंकि एक गुट जिसने सलमान खान के घर के बाहर कुछ दिन पहले गोलीबारी की थी, शायद उसका हाथ हो सकता है इसमें। पुलिस हालांकि अभी जांच कर रही है, मुंबई का क्राइम ब्रांच जो बहुत स्मार्ट पुलिस मानी जाती है। और 15 दिन पहले जैसा बताया जाता है, रिपोर्ट्स में बताया गया, पुलिस ने भी बताया कि इनको एक धमकी मिली थी, उसके बाद इनको वाई कैटेगरी की सिक्योरिटी दी गई थी। जिस इलाके में इनको गोली मारी गई वो इनका जाना पहचाना इलाका था। इनके बेटे का वहां ऑफिस है, उस ऑफिस में वो गए थे और ये कहानी भी बताई जाती है कि इनके बेटे भी इनके साथ थे और हो सकता है कि हमलावर उनको भी निशाना बनाते। लेकिन उसी वक्त उनके पास एक फोन कॉल आ गया। फोन कॉल सुनने के लिए वो अंदर चले गए और जब तक बाहर आए इनके बेटे जीशान, जो कि एमएलए भी हैं, तब तक इनको गोली मारी जा चुकी थी। 6 राउंड फायर किए गए, 3 गोलियां इनको लगी, 2 गोलियां पेट में लगी, 1 गोली सीने पे लगी। और बहुत बुजुर्ग व्यक्ति नहीं थे, 66 साल इनकी उम्र थी, बड़े फिट थे और इनकी तस्वीरें आप लगातार देख रहे होंगे, तस्वीरों में एकदम फिट नजर आते हैं। सुबह इन्होंने दशहरे की शुभकामनाएं दी थी और मुंबई के लिए दशहरा का दिन बड़ा खास होता है। बाला साहब ठाकरे जिन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी, उनकी दशहरा रैली दशहरे के दिन ही यानी विजयदशमी के दिन ही होती रही है और बड़ी मशहूर उनकी रैलियां हुआ करती थी। अब शिवसेना 2 हिस्से में बट गई है। एक तरफ उद्धव ठाकरे जो बाला साहब ठाकरे के बेटे हैं, दूसरी तरफ एकनाथ शिंदे जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। पहले दोनों एक साथ थे, शिवसेना एक थी, फिर शिवसेना का एक धड़ा टूटा। महाराष्ट्र की राजनीति पर नजर रखने वाले इस बात को जानते हैं। दोनों गुट जो है, कल दोनों गुटों ने दशहरा रैली की थी, बड़े जोर शोर से एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाए थे। उद्धव ठाकरे का कहना था कि वही असली शिवसेना है, उधर एकनाथ शिंदे का कहना था कि बाला साहब ठाकरे की नीतियों और सिद्धांतों को वही आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं ये घटनाक्रम केवल इसलिए बता रहा हूं कि महाराष्ट्र में, खासतौर पर मुंबई में, दशहरे के दिन की बड़ी अहमियत है और ऐसे दिन जब उन्होंने सुबह
संदेश दिया, बधाई संदेश दिया और शाम के वक्त वो निकलकर अपने बेटे के दफ्तर पहुंचे और वहां जाकर जैसे ही वो वहां से निकलने को तैयार हुए तब तक बताया जाता है कि ये हमलावर जिन लोगों ने, शूटर्स ने इनको गोली मारी, वो सारे के सारे इनकी रैकी कर रहे थे बहुत दिन से और मौका देखते ही फायर कर दिया गया। तैयारी थी और ये बताया जा रहा है कि ये सब कॉन्ट्रैक्ट किलर थे, बहुत दिन से इन पर नजर रख रहे थे, कुरियर के जरिए उन तक हथियार पहुंचाए गए थे। जो शुरुआती जांचों में बात आई है, पुलिस अधिकारियों ने बताया है, मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है, लेकिन इस बीच इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है और तमाम नेता क्या कह रहे हैं इस मुद्दे को लेकर वो भी आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर महाराष्ट्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल किया है कि महाराष्ट्र में कौन ऐसा है जो सुरक्षित है। ये बहुत बड़ा सवाल है कि अगर ऐसे व्यक्ति की भी हत्या हो सकती है, बाबा सिद्दीकी जैसे व्यक्ति की हत्या हो सकती है, जो वेल कनेक्टेड है, जो हाई प्रोफाइल है, जिसको सुरक्षा है, जो सरकार में है, महाराष्ट्र सरकार का हिस्सा है, जो अगर वो व्यक्ति सुरक्षित नहीं है तो फिर मुंबई में, महाराष्ट्र में सुरक्षित कौन है? शिंदे सरकार से, देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार से सीधे मेरा सवाल है कि अगर आप अपने इतने हाई प्रोफाइल नेता की सुरक्षा नहीं कर सकते तो आम मुंबईकर की सुरक्षा क्या करेंगे आप? बहुत शर्मनाक घटना है ये। और उस पर सरकार का व्यवहार कि 15 दिन पहले मीडिया के सूत्र ही बता रहे हैं कि धमकी मिली, धमकी के बाद हत्या हो रही है, तो ये तो बहुत ही शर्मनाक है महाराष्ट्र सरकार के लिए। प्रतापगढ़ी ने सवाल किया है कि क्या महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस इस हत्या की जिम्मेदारी लेंगे। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या को लेकर कांग्रेस ने कई सवाल पूछे हैं। कांग्रेस नेता इमरान प्रतापगढ़ी ने कहा है कि हत्या की जांच होनी चाहिए। मुझे लगता है कि घरों की राख फिर देखेंगे, पहले देखना यह है घरों को फूंक देने का इशारा कौन करता है। जब सोशल मीडिया पे कोई पोस्ट तैर जाए और एजेंसियां सारा रुख जांच का उधर मोड़ दें, मुझे लगता है ये ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है। तो इसकी बाकायदा एक कमेटी बननी चाहिए और जल्द से जल्द इसकी जांच रिपोर्ट सामने आए ताकि पता चल सके कि इतने बड़े घटनाक्रम के पीछे कौन है। एजेंसियों को सोचना चाहिए, राज्य चुनावी मोड में जाने वाला नहीं है बल्कि चुनावी मोड में है। चुनाव आयोग वहां पे बाकायदा विजिट कर चुका है, कभी भी चुनाव का ऐलान हो सकता है। ऐसे में अगर इस तरह से चुनाव का आगाज करवा रही है भाजपा सरकार महाराष्ट्र में, तो ये तो बहुत खूनी आगाज है। बाबा सिद्दीकी लंबे समय तक कांग्रेस में रहे थे। शिवसेना यूबीटी ने बाबा सिद्दीकी की हत्या के मामले में महाराष्ट्र सरकार और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस से सवाल पूछे हैं। शिवसेना यूबीटी नेता संजय राउत ने कहा है कि मौजूदा सरकार में नेता और विधायक भी सुरक्षित नहीं हैं। तो उनकी हत्या ऐसी तरह से होती है जिनको सिक्योरिटी है, वाई स्टेटस की सिक्योरिटी है और उनकी हत्या होती है। उसका मतलब क्या है? हत्या का पीछे कारण कुछ भी हो, लेकिन हत्या हो गई है तो आपका फेल्योर है, मुख्यमंत्री का फेल्योर है, अपने पुलिस दल का गुनहगारीकरण किया है आपके स्वार्थ के लिए, कलेक्शन के लिए। हाँ, पुलिस का इस्तेमाल जिस तरह से होता है तो ये उसका नतीजा है कि कानून का डर नहीं रहा, पुलिस का डर नहीं रहा। दिन दहाड़े कभी भी पब्लिक प्लेस पर हत्याएं होती जा रही है। उसमें आप राजनीतिक कार्यकर्ता, राजनीतिक नेता, मंत्री, विधायक भी नहीं छूट रहे। एनसीपी नेता सिद्दीकी की शनिवार रात हत्या कर दी गई थी। एनसीपी अजीत गुट के प्रमुख अजीत पवार ने कहा है कि बाबा सिद्दीकी की हत्या का सच जल्दी सामने आएगा, लेकिन पुलिस डिपार्टमेंट ने तुरंत उसके बारे में जानकारी शुरू की है। उनके हाथ में लगे हैं 2 लोग और भी कुछ लोग हैं। उनको ढूंढने के लिए, उनको लाने के लिए 5 टीम पुलिस डिपार्टमेंट ने लगवाई है और अलग अलग स्टेट में उनको भेजा है। सीएम साहब भी इसके ऊपर उनका ध्यान दे रहे हैं, खुद होम मिनिस्टर भी दे रहे हैं और मेरा भी है, हमारे बाकी साथियों का भी है। और जल्द से जल्द पता चलेगा कि एग्जैक्ट ये सब करने का कारण क्या है, किसने ये सब सुपारी दी, किसने ये सब किया। तुरंत नहीं, लेकिन 1-2 दिन में ही पता चलेगा, ऐसा मुझे भी। सिद्दीकी इसी साल कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में आए थे। तो अजीत पवार के लिए बड़ी दुविधा की स्थिति है। वो सरकार में है और सरकार के खिलाफ गुस्सा है, विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है। दिक्कत की स्थिति निश्चित तौर पर एक ऐसे नेता के लिए है जिनकी पार्टी में वो शामिल हुए थे। अजीत पवार कह रहे हैं कि जांच जारी है और पुलिस
तमाम एंगल से जांच कर रही है। इस बीच एक सोशल मीडिया की पोस्ट सुबह से वायरल हुई, जैसा जिक्र कर रहे थे प्रतापगढ़ी जो कि कांग्रेस के नेता हैं, कि कहीं ये जांच की दिशा को मोड़ने की कोशिश तो नहीं है, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई जिसका नाम आया था जिस समय सलमान खान के घर के बाहर फायरिंग हुई थी, उसी लॉरेंस बिश्नोई का नाम एक बार फिर सामने आ रहा है, क्लेम किया जा रहा है। और आपको बता दें कि लॉरेंस बिश्नोई दरअसल है कौन। लॉरेंस बिश्नोई जेल में बंद एक गैंगस्टर है, उसके खिलाफ हत्या के प्रयास से जुड़े 20 से ज्यादा मामले हैं और वो लंबे समय से जेल के अंदर बंद है। और ये कहा जाता है कि उसका गैंग जो है उसमें 700 से ज्यादा शूटर हैं, कई राज्यों तक ये गैंग फैला हुआ है और वो जेल से बैठकर ही ऑपरेट करता है। कैसे ऑपरेट करता है कोई आदमी जेल में से बैठकर, ये क्या मीडिया की अटकलें हैं, वाकई वो कर पाता है या तमाम लोग उसको सहयोग कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। वाकई लॉरेंस बिश्नोई का इसमें हाथ है या केवल उसके नाम का इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जो एंगल जोड़ा जा रहा है लॉरेंस बिश्नोई से, एक तो सोशल मीडिया की पोस्ट है, दूसरी वजह ये बताई जा रही है कि लॉरेंस बिश्नोई और बिश्नोई समाज क्योंकि सलमान खान से नाराज था, इसलिए सलमान खान के घर के बाहर हमला किया गया और जो हमलावर था, जो पकड़ा गया कथित तौर पर जो हमलावर था और पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हो गई थी, उससे नाराजगी थी। और ये बताया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी क्योंकि सलमान खान के मददगार थे, उनके सहयोगी थे, उनके साथ रहते थे, दोनों के बीच में बड़ी अच्छी दोस्ती थी, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई और उसका गैंग बाबा सिद्दीकी से भी नाराज था। लेकिन क्या ये बात आपके गले उतरती है, ये आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से देखते हैं। बहुत से लोग दोनों तरह की बातें कर रहे हैं। क्या केवल इसी एक कारण की वजह से मर्डर किया जा सकता है बाबा सिद्दीकी की का सवाल सुरक्षा में चूक का भी उठेगा। चूक का सवाल इसलिए उठेगा क्योंकि बाबा सिद्दीकी कोई मामूली व्यक्ति नहीं थे, बड़े नेता थे, 3 बार वो एमएलए रह चुके थे, राज्य मंत्री रह चुके थे। वो इलाका जहां उनको शूट आउट किया गया, गोली मारी गई, वो उनका अपना जाना पहचाना इलाका था। उनके बेटे का वहां ऑफिस है, वहां लोग उन्हें जानते थे, उनके साथ सिक्योरिटी भी थी। सवाल सुरक्षा का उठेगा कि वो सिक्योरिटी पर्सनल क्या कर रहे थे, उनकी निजी भी अपनी सुरक्षा गार्ड रहे होंगे, क्योंकि इतने बड़े लोग जब हम और आप दोनों ही देखते हैं कि अपने आसपास के इलाके में भी अगर आप इतने बड़े किसी व्यक्ति को जानते हैं या किसी नेता को जानते हैं तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे वो कहीं भी मूव करते हैं, चाहे वो अपने घर के बाहर ही निकले 4 कदम तो उनके साथ 2-4 लोग जो उनके बॉडीगार्ड्स होते हैं, जो आजकल जिस तरीके के लोग बॉडीगार्ड्स रखते हैं, बाउंसर्स जिन्हें कहा जाता है, वो बाउंसर्स के बिना शायद निकलते नहीं है। बाबा सिद्दीकी वैसे भी एक लोकप्रिय व्यक्ति थे, फिल्म स्टार्स के साथ उनका मिलना जुलना था, उनका अपना रुतबा भी बताया जाता है कि स्टार जैसा ही था, स्टार क्लास के बीच में रहते थे, क्लास मेंटेन करते थे। तो ऐसे लोग वैसे भी सुरक्षा रखते हैं। लेकिन ये बताया जा रहा है कि शार्प शूटर्स थे, जो कॉन्ट्रैक्ट किलर्स थे, वो बड़े तेज तर्रार थे और उनको मौका ही नहीं मिला किसी को कुछ समझने का, कुछ करने का। उससे पहले उन्होंने इन्हें गोली मार दी और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। मौके पर हुई या कुछ देर के बाद हुई, क्योंकि अस्पताल पहुंचने के पहले उनकी मौत हो चुकी थी। और जो शूटर्स हैं उनमें 3 शूटर्स के नाम आ रहे हैं। ये 2 चेहरे जो आप देख रहे हैं, गुरमेल बलजीत सिंह, ये कैथल हरियाणा का रहने वाला है जैसी जानकारी मिली है पुलिस के हवाले से, और धर्मराज कश्यप जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, ये खुद को नाबालिग बताता है, देखने से ज्यादा उम्र दोनों की नहीं लगती है। और ये इस तरह के शार्प शूटर बताए जा रहे हैं जो कि तमाम उनको जो मिली हुई थी सिक्योरिटी उसको धता बता के वहां पर उन्हें गोली मारने में कामयाब रहे, वो भी उस इलाके में जो कि बहुत ही सुरक्षित और संवेदनशील सुरक्षा के लिहाज से माना जाता है कि वहां पर इस तरह के शूटर्स पहुंचकर अंजाम दे देते हैं। ये एक बड़ी हैरानी की बात है। और 2 लोगों की और तलाश है। शिव गौतम जिसका नाम बताया जा रहा है कि वो तीसरा शूटर था, और जीशान अख्तर को बताया जा रहा है कि जो इन दोनों शूटर्स को कहीं ना कहीं इशारा कर रहा था, बता रहा था। पुलिस इन दोनों की तलाश कर रही है। तमाम राज्यों की पुलिस से मदद ली जा रही है, क्योंकि इसमें अलग अलग राज्यों के कनेक्शंस जुड़ रहे हैं। पंजाब तक का कनेक्शन जुड़ रहा है, हरियाणा का कनेक्शन जुड़ रहा है, उत्तर प्रदेश का कनेक्शन जुड़ रहा है। और इनकी तलाश के लिए कई टीमें बना दी गई हैं, जैसा अजीत पवार बता रहे थे। मुख्यमंत्री भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं, और तमाम मीडिया भी हर मामले की स्क्रूटनी कर रहा है, पड़ताल की जा रही है। अब बाबा सिद्दीकी का जैसा हमने बताया 12 अक्टूबर यानी कल शनिवार को उनकी गोली मारकर
हत्या कर दी गई थी। और यही दो लोग थे जिनके चेहरे हमने आपको दिखाए। इन दोनों को मौके से पकड़ लिया गया और इनको पुलिस रिमांड पर रखा गया है। 7 दिन का पुलिस रिमांड। पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है और पूछताछ में क्या निकलेगा उसकी जानकारी मिलेगी। और बाबा सिद्दीकी के बारे में जैसा हमने आपको बताया कि 1977 से 2024 के शुरुआत तक ये कांग्रेस के साथ थे। कांग्रेस के तमाम बड़े नेता, सुनील दत्त से इनकी दोस्ती हुई थी। उसके बाद से लगातार जितने भी बड़े नेता हैं उनके संपर्क में थे, लेकिन बाद में इनका कांग्रेस से मोह भंग हो गया और इस साल की शुरुआत में अजीत पवार की एनसीपी में शामिल हो गए। और अजीत पवार का जो एनसीपी है, जिसे असली एनसीपी कहा जा रहा है, जनता के बीच में भले ही शरद पवार ने लोकसभा चुनाव में साबित किया 8 सीटें जीतकर कि वो असली एनसीपी है, लेकिन एनसीपी चुनाव आयोग की ओर से अजीत पवार की एनसीपी को ही मान्यता दी गई। वो सरकार का हिस्सा है और जिस तरह के नेता थे बाबा सिद्दीकी, सरकार में भी इनका प्रभाव था। तमाम बड़े नेताओं ने कहा है कि हमारे अपने दोस्त थे, चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, और सब अपनी दोस्ती 3 दशक यानी 30 साल 35 साल पुरानी दोस्ती बता रहे हैं। तमाम जिन लोगों ने शोक संवेदनाएं जाहिर की हैं इनकी हत्या के बाद, उन सभी का कहना था कि बड़े अच्छे व्यक्ति थे और बड़े पुराने इन लोगों के ताल्लुकात थे और सरकार का हिस्सा थे। तो आप उससे समझ सकते हैं कि इनका प्रभाव क्षेत्र कितना रहा होगा। अब असली बात कि राजनीति पर क्या असर हो सकता है, क्योंकि महाराष्ट्र में इसी साल चुनाव होने हैं, विधानसभा के चुनाव होने हैं। और लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी, जिसमें शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की शिवसेना है, कांग्रेस है और शरद पवार की एनसीपी, जिसे असली एनसीपी नहीं माना गया है लेकिन वो एनसीपी उसका हिस्सा है। और ये महाविकास आघाड़ी का जो प्रदर्शन है बहुत ही अच्छा रहा था, शानदार रहा था लोकसभा चुनाव के अंदर। और 13 सीटें कांग्रेस ने जीती थी। सबसे बड़ी पार्टी कई सालों के बाद महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस बनी थी। और दूसरे नंबर पर 9 सीटें जीतकर शिवसेना थी और तीसरे नंबर पर 8 सीटों के साथ शरद पवार की पार्टी थी। तो 31 सीटें जीतने के बाद इस पार्टी का एक प्रभाव क्षेत्र था। लेकिन जो महायुति है, जिसमें अजित पवार की एनसीपी है, भारतीय जनता पार्टी है और शिंदे की शिवसेना है, शिंदे की शिवसेना का प्रदर्शन अच्छा रहा था। भारतीय जनता पार्टी का इस बार उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं रहा था। लेकिन हरियाणा के चुनाव नतीजे आने के बाद महायुति को बड़ी उम्मीदें हो गई थी। उसको लग रहा था कि जो हम कमाल हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, ये तीनों पार्टियां मिलकर महाराष्ट्र में भी वो कर सकती हैं। लेकिन जब से, यानी कल शाम से, दशहरे की शाम से, जब से सिद्दीकी साहब की हत्या हुई है, तब से लगातार सवालों के घेरे में है सरकार और कई सवाल पूछे जा रहे हैं। हमने कुछ नेताओं के बयान आपको दिखाए भी। जैसा मैं आपको बता रहा था कि हरियाणा में बीजेपी की जीत के बाद महायुति को, जो तीनों पार्टियों का गठजोड़ है, एनसीपी, अजीत गुट, शिंदे की शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी को, एक महाराष्ट्र के अंदर भी जोश मिला था। लेकिन बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद से विपक्ष हमलावर हो गया है और पूरे देश की विपक्षी पार्टी से तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी सवाल पूछ रही है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी सवाल पूछ रही है। तो तमाम जितने भी विपक्षी दल हैं लगातार सवाल पूछ रहे हैं। महाराष्ट्र के जो विपक्षी दल है, प्रियंका चतुर्वेदी का बयान आपने देखा, संजय राउत का बयान आपने देखा, आपने और दूसरे नेताओं के बयान देखे। कांग्रेस के तमाम नेता सवाल उठा रहे हैं, चाहे वो महाराष्ट्र के नेता हो, दिल्ली के नेता हो, हरियाणा के नेता हो, सभी जगह बात हो रही है बाबा सिद्दीकी की, उनकी हत्या की। और उसके बाद से विपक्ष लगातार सवाल पूछ रहा है और निश्चित तौर पर ये जो सवालों का घेरा है कहीं ना कहीं परेशान कर रहा होगा। बाबा सिद्दीकी, जिनकी बड़ी तारीफ भी की जा रही है, लेकिन इनके ऊपर भी कभी कभी एक संदेह का घेरा रहा है। इनको बॉलीवुड और अंडरवर्ल्ड के बीच ब्रिज कहा जाता था और 70, 80, 90 का जो दशक था, मुंबई में एक अंडरवर्ल्ड की दहशत थी। किसी जमाने में डी कंपनी जो चाहती थी, ऐसा दावा किया जाता था, वो काफी कुछ बॉलीवुड में होता था, मुंबई में होता था। हाजी मस्तान वगैरह का दौर एक अलग था। हाजी मस्तान दिल्ली मुंबई में ही रहते थे और वहीं से ऑपरेट करते थे। लेकिन डी कंपनी के दाऊद इब्राहिम 1993 के बाद से वो दुबई चले गए या कहीं और चले गए, उनकी आज तक देश में तलाश है। तो उनके इशारे पर काफी कुछ होता था और इनके ऊपर एक टाइम में इल्जाम लगा था। और जो सोशल मीडिया पोस्ट जो लॉरेंस गैंग की ओर से बताई जा रही है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से, पुलिस हालांकि उसके जांच कर रही है, उसमें भी इनके दाऊद कनेक्शन की बात की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स आप लगातार देख रहे होंगे, मीडिया रिपोर्ट्स में तो इस तरह का जिक्र है ही कि दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से
इनके जुड़े होने की बात थी, आरोप थे, लेकिन लंबे समय से ये इस तरह के विवादों से दूर रहे थे। और ये भी दावा किया जाता है कि एक दौर में दाऊद इब्राहिम ने भी इनको फोन पर धमकी दी थी और इनसे कहा था कि रामगोपाल वर्मा को बुलाऊंगा और तुम्हारी फिल्म बनवा दूंगा, कि एक था एमएलए, क्योंकि एमएलए अहमद लंगड़ा वो शामिल था। ये पूरा मामला हुआ और लॉरेंस बिश्नोई का जो नाम आ रहा है इसमें, अब पता नहीं ये लॉरेंस बिश्नोई है या नहीं, केवल सलमान खान से दोस्ती थी इस बिना पर। तो सलमान खान से तो अंडरवर्ल्ड, माफ कीजिएगा, बॉलीवुड के अंदर बहुत से लोगों की दोस्ती है, तो तमाम लोग क्या लॉरेंस बिश्नोई के रडार पर आ जाएंगे। और ऐसा टाइम, दशहरे का दिन, जिस दिन शिंदे अपनी सरकार का बखान कर रहे थे, जिस दिन देवेंद्र फडणवीस भी सरकार की खूबियों के बारे में बात कर रहे थे, उसी दिन ये घटना होती है। तो निश्चित तौर पर हरियाणा में जीत के बाद जो बीजेपी को जोश मिला था, जो महायुति को जोश मिला था, और उस दिन ये घटना होती है, और वो भी सत्ताधारी गठबंधन के प्रमुख नेता। लेकिन सवाल सबसे ज्यादा विपक्ष के नेता पूछ रहे हैं। तो निश्चित तौर पर यह है कि इनकी मौत के बाद, इनके मर्डर के बाद, इनके हत्याकांड के बाद सत्ताधारी पक्ष को तभी फायदा मिल सकता है जबकि वो मामले का खुलासा जल्दी से जल्दी पुलिस करे, सच्चाई सामने आए। मामला क्या था दरअसल, क्या लॉरेंस बिश्नोई का इसमें कोई रोल है, क्या सलमान खान और बाबा सिद्दीकी की दोस्ती की वजह से ये घटना हुई है, या कोई कारण और है। कानून व्यवस्था के प्रश्न पर तो लोग सवाल उठा ही रहे हैं। वो इलाका बड़ा पॉश लोगों का इलाका है, बड़े लोगों का इलाका है मुंबई में, और वहां इन्हें सिक्योरिटी भी मिली हुई थी। बावजूद इसके ये नौजवान हमलावर, जो जिनमें से एक तो अपने आप को नाबालिग होने का ही क्लेम कर रहा है, 2 हमलावर अभी फरार हैं। तो क्या वो ये अंजाम दे सकते थे, इसके पीछे कोई और है, प्लानिंग कहाँ हुई, प्लॉटिंग कहाँ हुई, ये सारे सवालों के अगर जवाब सही वक्त पर, तय वक्त पर आ जाते हैं तो निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक उपलब्धि होगी। नहीं तो विपक्ष को सीधा फायदा फिलहाल आज की तारीख में होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि टाइमिंग एक ऐसी है जब विपक्ष के पास हाल फिलहाल ऐसा कोई खास मुद्दा नहीं था जिसको वो प्रेजेंट कर सके, क्योंकि जब से हरियाणा में कांग्रेस की हार हुई, एक दरार इंडिया गठबंधन के अंदर भी नजर आ रही थी। लगातार तमाम दल, चाहे वो उद्धव ठाकरे की शिवसेना हो, एनसीपी हो, शरद पवार हो, सभी कांग्रेस के ऊपर एक सवाल उठा रहे थे। लेकिन जब से कल रात 9:30 बजे जब इन पर हमला हुआ, उसके बाद इनको डेड डिक्लेयर किया गया, उसके बाद से पूरा विपक्ष एकजुट, एक सुर में भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, सवाल पूछ रहा है, कानून व्यवस्था की बात की जा रही है। और ये याद रखना होगा कि ये सत्ताधारी गठबंधन के नेता आज की तारीख में थे, यानी कल जब जिनका मर्डर हुआ तो ये एनसीपी के नेता थे, इनका कांग्रेस से नाता नहीं था। और जब इन्होंने कांग्रेस को छोड़ा तो कांग्रेस के लिए बड़ी अच्छी बातें नहीं कही थी। इन्होंने कहा था कि कांग्रेस ने मेरा इस्तेमाल करी पत्ते की तरह किया। आप जानते हैं कि करी पत्ते का इस्तेमाल स्वाद बढ़ाने के लिए होता है, तो यही बात बाबा सिद्दीकी ने की थी। लेकिन बाबा सिद्दीकी, बड़ा इनका लंबा एक सफर था। बिहार में ये पैदा हुए, वहां से चलकर मुंबई आए, मुंबई में राजनीति में इन्होंने अपना मकाम बनाया। समाज सेवा के लिए भी कई लोग इनको याद करते हैं। याद इसलिए भी किया जाता है कि बॉलीवुड में इनके बड़े अच्छे रिश्ते थे, मीडिया को भी अच्छे से मैनेज करते थे और हंसमुख और मिलनसार व्यक्ति थे। इनके बारे में ओवरऑल इमेज जो बनती है वो एक अच्छे नेता की बनती है। और निश्चित तौर पर ये बिल्कुल स्वस्थ थे और एक लंबी पारी ये खेल सकते थे और खेलनी भी चाहिए थी। इनके बेटे जीशान जो खुद एमएलए हैं, एक बड़ा झटका इनके परिवार के लिए खासतौर पर है। सच सब जानना चाहते हैं, जो लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, चाहे इनके दोस्त हैं, इनके शुभचिंतक हैं, इनके काम को पसंद करते हैं, दूर से देखकर भी इनको टेलीविजन पर जो लोग पसंद करते थे। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सलमान खान के फैन हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो शाहरुख खान के फैन हैं। और ये बताया जाता है जब 2008 में सलमान खान और शाहरुख खान के बीच में एक तकरार हो गई थी कैटरीना कैफ की बर्थडे पार्टी में, तो 5 साल के बाद अपनी इफ्तार पार्टी, जिसका मैंने जिक्र किया कि बड़ी मशहूर इफ्तार पार्टियां होती थी जिसमें बड़े बड़े स्टार, सुपरस्टार आया करते थे, उस पार्टी में इन्होंने सलमान खान और शाहरुख खान को गले मिलवाया। और उसके बाद तो ये
नेशनल लेवल पर ये हिट हो गए थे, क्योंकि उस समय शाहरुख खान भी बहुत बड़े स्टार थे, सलमान खान भी बहुत बड़े स्टार थे, बल्कि अपने करियर के सबसे कामयाब दौर में उस समय सलमान खान चल रहे थे। तो वो एक ऐसा दौर था जब बाबा सिद्दीकी की लगातार चर्चा हुई, और वो ऐसा दौर भी था 2012-13 का, जब टेलीविजन पर आप बहुत सारे फिल्म स्टार्स पर शो देखते थे, न्यूज चैनल खास तौर पर सिनेमा और इन सब चीजों पर बहुत ज्यादा खबरें बनाया करते थे। 2014 के बाद राजनीति की बातें ज्यादा होने लगी, लेकिन वो दौर ऐसा था जब क्रिकेट और सिनेमा की खूब बात होती थी। तो बाबा सिद्दीकी घर घर तक पहुंचने वाला नाम बन गए थे। बाबा सिद्दीकी नौजवान तो नहीं थे, लेकिन 66 साल उनकी उम्र थी, लगते नौजवान थे, और उन्हें अभी जीवित रहना चाहिए था। हमारी श्रद्धांजलि है उन्हें, और उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, और हम भी चाहेंगे तमाम दूसरे लोगों की तरह कि जो भी इस मामले का सच है वो सामने आए। सच आने में जितनी देर होगी, शायद सरकार को थोड़ा बहुत आंच इसकी झेलनी पड़ेगी। रोज सवाल पूछे जाएंगे, सवाल इसलिए पूछे जाएंगे कि बड़े नेता थे, उनका प्रभाव क्षेत्र भी बड़ा था, उसकी वजह से आपको एकजुटता पूरे देश के अंदर नजर आ रही है। कोई नेता किसी भी कोने में हो, कश्मीर से लेकर और साउथ तक, हर जगह इस मामले की चर्चा है। मामले में अभी तक क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, ये हमने आपको बताया। आप इसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट करके हमें बता सकते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट की हम अपने अगले प्रोग्राम में जिक्र करेंगे, चर्चा करेंगे। आज कैपिटल हेडलाइंस के लाइव शो में इतना ही। कल फिर आपसे किसी दूसरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मुलाकात होगी। नमस्कार।